गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की, जिसमें हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी। कल जो हमारा टॉपिक था, अंतिम टॉपिक C4 पादपों की संरचनात्मक विशिष्टता, इसकी बात हम आज करेंगे कि C4 पादपों की संरचनात्मक विशिष्टता क्या होती है। तो मैंने आपको कहा था जो C4 पादप होते हैं, कौन C4 जो पादप होते हैं, उनकी पत्तियां दो प्रकार की, उनकी जो पत्तियां होती हैं, लीव्स जो होती हैं, उन पत्तियों में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, दो प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती हैं। सिंथेटिक सेल पाई जाती हैं। एक को तो कहा जाता है पर्णमध्योतक कोशिकाएं। क्या बोला जाता है? पर्णमध्योतक कोशिकाएं। और दूसरी को बोला जाता है पुल आच्छद कोशिकाएं। देखिए तो पर्णमध्योतक कोशिकाएं, ठीक है ना, मीजोफिल सेल्स जो हैं, और दूसरी जो हैं बंडल शीथ सेल कहा जाता है। इनमें अगर हम बात करें पुल आच्छद कोशिकाओं की, तो ये 7 पुल के चारों ओर एक या दो स्तरों में माला रूपी रूप में व्यवस्थित होती हैं। जो 7 पुल होता है, वेसिकल मंडल 7 पुल जो होता है, उसके चारों ओर जो है एक या दो स्तरों के रूप में, माला के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। ठीक है। अभी हम बात करें तो जर्मन भाषा के अंदर अगर हम बात करते हैं, किस भाषा के अंदर? जर्मन भाषा के अंदर जो माला है उसको क्रेंज बोला जाता है। माला को क्या बोला जाता है? क्रेंज बोला जाता है। अतः इन पत्तियों की शारीरिकी जो होती है उसे क्रेंज शारीरिकी बोलते हैं। माला जैसा आकार, क्रेंज शारीरिकी का मतलब क्या हो गया? माला जैसा आकार, क्योंकि जर्मन भाषा में माला को ही क्रेंज कहा जाता है। तो पुल आच्छद कोशिकाओं की शारीरिकी क्रेंज शारीरिकी होती है। C4 पादपों की पत्तियों में दो प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। कितने प्रकार के? 2 टाइप्स के जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। दो प्रकार के हरित लवक जो हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं पर्णमध्योतक कोशिकाओं की, पर्णमध्योतक जो मीजोफिल सेल्स हैं में उपस्थित हरित लवक जो होते हैं वो छोटे होते हैं। अगर हम बात करें मीजोफिल सेल्स की, तो मीजोफिल सेल्स की अगर बात करते हैं तो इनमें उपस्थित हरित लवक जो हैं वो छोटे एवं सुविकसित होते हैं। छोटे एवं सुविकसित ग्रेना युक्त होते हैं। ध्यान रखना, जो मीजोफिल कोशिकाओं के हरित लवक होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे एवं सुविकसित ग्रेना युक्त होते हैं। जबकि पुल आच्छद कोशिकाओं की हमने बात की थी, तो इनके हरित लवक जो हैं वो क्या होते हैं? हरित लवक बड़े एवं ग्रेना विहीन होते हैं। ग्रेना उनके अंदर नहीं पाया जाता है। तो C4 पादपों की पत्तियां में दो प्रकार की कोशिकाएं थी, प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं, एक तो पर्णमध्योतक और दूसरी पुल आच्छद कोशिकाएं। दोनों की हमने बात कर ली। तो और अगर आगे एक दो बातें और करते हैं तो थाइलेकोइड केवल स्ट्रोमा पट्टिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इनके अंदर स्ट्रोमा पट्टिकाएं हैं, उनके ऊपर जो है थाइलेकोइड है वो पाए जाते हैं। C4 पादपों में प्रकाशिक अभिक्रिया पर्णमध्योतक कोशिकाओं में होती है। अगर C4 पादप हैं, इनके अंदर हम प्रकाशिक या लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो वो केवल किस में होती हैं? इन पर्णमध्योतक कोशिकाओं में होती हैं। किन में होती हैं? पर्णमध्योतक कोशिकाओं में होती हैं। जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया CO2 का स्वांगीकरण जो है वो पुल आच्छद कोशिकाओं में होता है। किस में होता है? पुल आच्छद कोशिकाओं में। एक बार फिर से सुन लो। अगर हम बात करें C4 पादपों की, मैं आपको इनके उदाहरण भी बताऊंगा। C4 पादपों के उदाहरणों की हम बात करेंगे तो C4 पादप जो हैं, इनकी अगर बात करें तो इनकी जो प्रकाशिक अभिक्रिया हैं, दो प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया पर्णमध्योतक कोशिकाओं में और
अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो पुलाच्छद कोशिकाओं में मंडल शीत सेल्स के अंदर पाई जाती है, संपन्न होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे नए टॉपिक की बात करते हैं। नया टॉपिक आपका है नए टॉपिक की बात करते हैं। नया टॉपिक का नाम आपका है C4 चक्कर की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल। मैकेनिज्म देख लीजिए आप, मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल। ठीक है, ये इसकी बात करते हैं C4 चक्कर की कार्यविधि की कि क्या होती है। C4 चक्कर में वायुमंडल से CO2 रंध्र द्वारा पर्ण मध्योतक कोशिकाओं जो हैं कि कोशिका द्रव में प्रवेश करती हैं। किसमें प्रवेश करती है? जो वायुमंडल में CO2 है वो किसके द्वारा? रंध्र या स्टोमेटा द्वारा किसमें प्रवेश करती हैं? पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में प्रवेश करती हैं। पर्ण मध्योतक कोशिकाओं का जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव जो होता है उसमें प्रवेश करती हैं। वायुमंडल से CO2 रंध्रों के माध्यम से पर्ण मध्योतक कोशिका के कोशिका द्रव में प्रवेश करती हैं। अब इस CO2 को 3 कार्बन युक्त फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अब जो CO2 ये CO2 जो थी ये कहाँ गई? इस साइटोप्लाज्म के अंदर आ गई। कहाँ आ गई? इस साइटोप्लाज्म के अंदर CO2 आ गई। अब इस CO2 को आगे कौन ग्रहण कर लेगा? 3 कार्बन परमाणु युक्त, मैं लिख देता हूँ, फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल। ठीक है, PEP 3 कार्बन युक्त ये होता है। इसके द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है? ग्रहण कर इसको आगे जो है PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में इसको आगे जो PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में आगे जो है वो 4 कार्बन युक्त यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में बदल दिया जाता है। 4 कार्बन परमाणु युक्त किस में बदल दिया जाता है? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसे OAA बोलते हैं। 4 कार्बन परमाणु इसके अंदर होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? C4 चक्कर कहा जाता है। तो एक बार फिर से देखिए, वायुमंडल से CO2 जो है वो रंध्र से होती हुई पर्ण मध्योतक कोशिका की कोशिका द्रव में पहुंचती है। कोशिका द्रव से यह CO2 आगे PEP 3 कार्बन युक्त फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। इसके बाद में PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में यह 3 कार्बन युक्त यौगिक 4 कार्बन युक्त यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का मैलिक अम्ल में अपचयन होता है। इसका किस में अपचयन होता है? अपचयन हो जाता है किसके अंदर? मैलिक अम्ल में अपचयन हो जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देंगे मैलिक अम्ल में अपचयन होता है वह इस चरण में NADPH+H+ का ऑक्सीकरण होता है। का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, जिससे NADP+ बनता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो NADPH+H+ का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होने से क्या बनेगा? NADP+ बनेगा। बन गया। इसके बाद बात करते हैं मैलिक अम्ल पर्ण मध्योतक कोशिकाओं से पुलाच्छद की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। ये जो मैलिक अम्ल है ये बना, ये आगे क्या करेगा? किस में प्रवेश करेगा? जो मध्योतक कोशिकाओं से पुलाच्छद कोशिकाओं में, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में ये क्रिया हुई। इसके बाद में पुलाच्छद कोशिकाओं में प्रवेश करेगा, आच्छद सेल्स के अंदर प्रवेश करेगा तथा ये पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। और यह मैलिक अम्ल किस में बदल जाएगा? पायरुविक अम्ल में बदल जाएगा। ध्यान रखना, किस अम्ल में बदल जाएगा?
पायरुवी कमल में बदल जाता है। पायरुवी कमल पुनः पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में प्रवेश करता है। ये पायरुवी कमल जो है पुनः पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में प्रवेश करेगा। किसमें? पर्ण मध्योतक कोशिका में प्रवेश करेगा। प्रवेश करके यह एटीपी अणु से जुड़कर, किससे जुड़कर? यह पायरुवी कमल जो है, पायरुवी कमल जो है, अमल जो है, ये एटीपी अणु के साथ जुड़कर, आपको बता देता हूँ, फास्फोइनोल पायरुवी कमल का निर्माण करता है। फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है। इस चक्कर को निरंतरता प्रदान, पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है, जो इस चक्कर को क्या करता रहता है? लगातार निरंतरता प्रदान करता रहता है। पुल आच्छादित कोशिकाओं से मुक्त CO2 C3 चक्कर में प्रवेश करती है। देखो, पुल आच्छादित कोशिकाओं में के अंदर जो CO2 थी वो मुक्त होकर C3 चक्कर में शर्करा निर्माण करती है। इस प्रकार पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में C4 चक्कर द्वारा CO2 संग्रहित की जाती है एवं पुल आच्छादित कोशिकाओं में C3 चक्कर द्वारा CO2 का स्थिरीकरण शर्करा में किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, और पुल आच्छादित कोशिकाओं में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। तो इस पूरे चक्कर को क्या बोलते हैं? C4 चक्कर बोला जाता है। C4 चक्कर की हमने बात कर ली, ठीक है ना। अब इसकी आपको थोड़ा सा इसमें विस्तार से बता देता हूँ। C4 चक्कर के अंदर कि देखो दोनों पत्तियों के अंदर ये काम हुआ, पर्ण मध्योतक कोशिका भी काम आई और पुल आच्छादित कोशिका भी काम आई। तो हम अगर बात करें, एक तरफ मैं लिखता हूं पर्ण मध्योतक कोशिका, ठीक है, एक तरफ लिख देता हूं पुल आच्छादित कोशिका, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इनके अंदर देखते हैं कौन कौन सी क्रिया होती हैं। तो पर्ण मध्योतक के अंदर हमने बात की कि ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो है, पहले सबसे पहले ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल ओ डबल ए जो है कितने कार्बन युक्त था? 4 कार्बन युक्त था। ये किस में बदलता है? मेलेट में बदलता है। किस में बदलता है? मेलेट में बदलता है। और ये मेलेट अब पुल आच्छादित कोशिकाओं में चला जाता है, जो 4 कार्बन परमाणु युक्त ही होता है। यहाँ पर जाने के बाद ये क्या करता है? आगे जो है आगे ये CO2 का इसमें निष्कासन हो जाएगा और ये पायरुवेट बनाता है। क्या बनाता है? पायरुवेट बनाता है, जिसके साथ NADP+ का भी निर्माण होता है। किससे होता है? NADPH+H+ के ऑक्सीकरण से ये होता है। पायरुविक अब पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पुनः प्रवेश करता है। यहाँ पे बताया था ना मैंने, पुनः प्रवेश करता है पायरुवेट, जिसमें कार्बन के 3 ही होते हैं। कितने होते हैं? 3 ही। अब ये ATP के साथ मिलेगा। किसके साथ बनेगा? ATP के साथ मिलेगा और बनाएगा क्या? फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल बनाएगा। किसके अंदर? पर्ण मध्योतक कोशिकाओं, PEP का निर्माण करेगा, जो 4 कार्बन परमाणु युक्त होते हैं। इससे फिर पुनः ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल है वो बनता रहेगा। इस प्रकार से जो है ये क्रिया जो है वो चलती रहेगी। इसे क्या बोला जाता है? हेस्लेक चक्कर या C4 चक्कर कहा जाता है। हेस्लेक चक्कर या C4 चक्कर कहा जाता है। यहाँ पे ये CO2 बनेगी, ये C3 चक्कर में प्रवेश कर जाएगी। किस में प्रवेश कर जाएगी? C3 चक्कर में प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं C4 चक्कर। अब हम आज बात करते हैं C4 चक्कर एवं C4 पादपों की विशेषताएं। हम बात करते हैं हम C4 चक्कर एवं
C4 पादपों की विशेषता की। देखो C4 चक्कर एवं C4 पादप CO2 की अत्यधिक कम सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होते हैं, अतः ये जैविक दृष्टि के क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। कम जो अगर अत्यंत कम सांद्रता भी है CO2 की तो भी ये आसानी से प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। 2 नंबर बात करते हैं C4 पादपों में प्रकाश शोषण अनुपस्थित होने से, इनमें क्या है, प्रकाश शोषण जो है वो अब्सेंट होता है, प्रकाश शोषण की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो इनकी उत्पादकता C3 पादपों की तुलना में अधिक होती है, तो उत्पादकता जो है वो क्या है, C3 पादपों से अधिक होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 3 नंबर अगर हम लोग बात करें तो C4 चक्कर का प्रमुख एंजाइम PEP, अभी हमने बात की थी फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल जो है कार्बोक्सिलेज CO2 की कम सांद्रता पर भी क्रियाशील है, CO2 की कम सांद्रता पर भी क्या है, क्रियाशील होता है। इसके बाद में बात करें C4 पादप कम जल वाले स्थानों पर एवं उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में भी आसानी से उग सकते हैं। क्या बताया है, कम जल वाले स्थान पर, कम जल वाले स्थान पर एवं कम जल वाले स्थान पर एवं उच्च तापमान वाले, अगर हम बात करें तो 30 से 45 इनके अंदर ये आसानी से उग सकते हैं। ये विशेषताएं C4 पादपों उष्णकटिबंधीय के सर्वाधिक सफल पादप हैं, किसके, उष्णकटिबंधीय के। उष्णकटिबंधीय के क्या है, सफल पादप होते हैं। अब हम बात करते हैं C3 एवं C4 पादपों में C4 चक्कर के अंदर अंतर की बात करते हैं। C3 एवं C4 चक्कर में अंतर, डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल, अंतर की बात करते हैं। तो अंतर के लिए बेटा क्या करेंगे, अंतर के लिए करते हैं हम लोग सारणी बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सारणी बनाते हैं। तो सारणी ज़रूरी है, एक तरफ तो हम C3 साइकिल लिख देंगे, हमने दोनों बात कर ली, और एक तरफ C4 साइकिल लिख देंगे, ठीक है, ये हमने बना लिया। अंतर की बात करते हैं अब। तो सबसे पहले हम तापमान की बात करते हैं। मैंने कहा था सारणी बनाने में एक सीरियल नंबर का भी आप डब्बा बना लेना। तो 1 नंबर बात करते हैं कि तापमान की बात करते हैं। तो C3 के लिए अनुकूलतम तापमान जो है वो 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि C4 के लिए 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 2 नंबर अगर बात करें तो क्रेंज शारीरिकी की हमने बात की थी, ठीक है ना, माला जैसे आकार, तो ये इसके अंदर नहीं होता, क्रेंज शारीरिकी नहीं होती। प्रश्न पूछ सकता है क्रेंज शारीरिकी क्या है, तो माला रूपी जो पुल आच्छादित की कोशिकाएं हैं, चारों ओर 2-3 स्तर से बनी हुई संरचना जो होती है, इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। 3 नंबर अगर हम बात करते हैं प्रथम स्थायी उत्पाद की, तो इसके अंदर क्या बनता है, फास्फोग्लिसरिक, ये तो पता ही है आप लोगों को, पढ़ा आपने, ग्लिसरिक अम्ल जो 3 कार्बन युक्त होता है, और इसके अंदर ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो 4 कार्बन युक्त होता है। 4 नंबर अगर CO2 का स्थिरीकरण स्थल माने, तो इसके अंदर तो केवल पत्ती होती है, और इसमें जो 2 प्रकार की सेल्स थी, एक तो मिजोफिल एंड एक जो मंडल शीत सेल्स थी वो होती हैं। 5 नंबर अगर हम बात करते हैं तो CO2 का प्रथम ग्राही कौन होता है, इसके अंदर RUBP होता है, इसके अंदर PEP होता है। दोनों के पूरे नाम मेरे आपको बताए हुए हैं। कार्बोक्सिलीकरण की अगर बात करें के लिए, तो इसके अंदर रूबिस्को एंजाइम, रूबिसेको, और इसके लिए PEP कार्बोक्सिलेज होता है। इसी के साथ साथ
अगर प्रकाश शोषण की बात करें, लाइट रेस्पिरेशन की, तो इसके अंदर तो उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें मैंने C4 में आपको बताया था इसमें नहीं होता है। अंतिम बात करते हैं उत्पादकता की, तो इसमें नष्टकारी प्रकाश शोषण के कारण कम होती है उत्पादकता, और C4 पादपों में क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर इस प्रकार इस सारणी को जो है क्लोज कर देते हैं। ये क्या है, डिफरेंस है किस किस में, C4 और C3 साइकिल के अंदर। C3 साइकिल 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड अनुकूलतम, उसमें 30 से 40 डिग्री, क्रेन्ज की इसमें नहीं, उसमें होती है। तो इस प्रकार से हमने इसकी ये बात की है। अब हम बात करते हैं आगे क्रेसुलियन अम्ल उपापचय चक्र की, जो हम कल करेंगे।